सभी एएनएम बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। और देखिए, हमने आपकी काफ़ी वीडियोस बनाए थे पहले टॉपिक वाइज, लेकिन अब लगता है कि आपके टॉपिक वाइज हम तैयारी कराएं। उससे बेहतर है कि जो एमसीक्यूज़ रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका हम एक सेट प्रतिदिन तैयार कराएं। तो आपके टॉपिक के हिसाब से तो वीडियो हम बनाते रहेंगे, लेकिन हम सोचते हैं क्यों नहीं आपके जो पेपर का जो सेट आता है उसके हिसाब से हम आपकी तैयारी कराएं। तो चूँकि समय आपके पास कम रहता है, खासकर जो संविदा वाले एएनएम बहनें हैं उनको तैयारी भी करनी है, तो इसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर का हम साथ के साथ आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते रहेंगे कि ये आंसर क्यों है। तो अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम आपका प्रैक्टिकल सेट पेपर 1 है। तो देखिए, हम क्वेश्चन वाइज आपको बताएंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, उसके 4 आंसर बोलेंगे, फिर उसका सही आंसर हम आपको बताएंगे। उसका एक हम आपको साथ के साथ अब रीज़न बताएंगे कि ये आंसर क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब लास्ट प्रोडक्ट क्या है कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन। तो देखिए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है जब उसका डाइजेशन होता है तो लास्ट में वो मोनो का मतलब सिंगल सेक्राइड, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है मोनोसेक्राइड वो कहलाता है। अब ये वो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो लास्ट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि यूरिया सिंथेसिस कहाँ होता है बॉडी में। तो बहुत सिंपल सा है, यूरिया आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है, सभी को पता होगा। और जो किडनी क्या करते हैं, किडनी यूरिया को फिल्टर करती है। और आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, वो आपके यूरिन को होल्ड करता है। तो सही आंसर है इसमें यकृत, यानी कि लीवर में होता है। एक है क्वेश्चन नंबर 3 है, रबों के लिए रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में किस एंजाइम को सबसे पहले तैयार किया गया। तो इसका आंसर इसमें जो ऑप्शन है वो है जाइमेज, यूरिएज, लाइपेज, प्रोटीएज। तो आंसर है इसका यूरिएज। जो यूरिया क्रिस्टल के रूप में अगर हम देखें तो यूरिएज जो एंजाइम है वो सबसे पहले इस चीज़ को तैयार किया गया। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है लिवर ही। ये लगभग 1.5 किलो का होता है वेट इसका। और दूसरे नंबर पर देखें तो मस्तिष्क भी सबसे बड़ा अंग है, और फिर हृदय और फिर गुर्दा। और 5 नंबर क्वेश्चन है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो देखिए, जो लिवर है वो हमारी फैक्ट्री होती है, किचन है लिवर। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। कि पहले नंबर पे है यकृत, फिर दूसरा आमाशय, फिर अग्नाशय, फिर पित्ताशय। अब चूंकि ये पूरा पेपर सेट आपका हिंदी में, आपको समझने में भी दिक्कत भी नहीं होगी। तो लिवर में सारी जो अधिकतर प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, कुछ हार्मोन का निर्माण लिवर में होता है, और कुछ मेटल को स्टोरेज करके रखता है। तो इसका जो कोलेस्ट्रॉल का जो उत्पादन होता है वो हमारे लिवर में होता है। आमाशय जो होता है, आमाशय ये हमारे जो स्टमक को हम बोलते हैं, ये खाने को स्टोर करके रखता है। खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक खाना स्टोर इसमें रहता है स्टमक में। फिर एक है अग्नाशय, और एक है फिर आपका पित्ताशय। पित्ताशय आपका जो पित्त की थैली होती है उसको पित्ताशय बोलते हैं। वो बाइल को स्टोरेज करके रहता है, उसमें उसका काम है स्टोरेज का। अग्नाशय यानी कि आपका पेनक्रियाज को बोलते हैं, उसमें इंसुलिन का निर्माण होता है। तो किस मानव में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, वो यकृत में होता है, यानी लिवर में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बेरियम मील के लिए। बेरियम मील जो टेस्ट होता है किस लिए होता है, रक्त समूह की जांच के लिए, पोषण नाल की एक्सकरण, मस्तिष्क की एक्सकरण, या तीनों में से कोई नहीं, ये इसके ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं। देखिए, बेरियम मील क्या होता है। बेरियम मील ये जो होता है एक
बेरियम मिल में एक घोल दिया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का घोल होता है। वो जब हम खाते हैं तो हमारी आहार नली से नीचे आंतों तक जाता है, मुंह से लेके आंतों तक। जहाँ भी वो रुक जाता है या कहीं पर संकुचन होता है, वहाँ जब एक्सरे फिल्म ली जाती है तो वो चीज़ वहाँ पर बेरियम मिल चमकता हुआ जाता है। तो बेरियम मिल जो होता है वो आपके डाइजेशन यानी कि आहार नली की रुकावट वाली संबंधित कि कैंसर हो गया है, गांठ बन गई है, इन सब बीमारियों की जांच में बेरियम मिल की जांच कराई जाती है। तो क्लियर है बहुत आपको। इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से बेरियम मिल का जो राइट आंसर है पोषण नाल की एक्स किरण। कभी कभी बेरियम मिल जो एक केयू भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरेटर, वो नीचे से हम पुश करते हैं जो जांच में, और वहाँ पर भी रुकावट वगैरह का पता चलता है। तो वो केयू बेरियम मिल वो पेशाब की बीमारियों के लिए होता है। तो चूंकि ऑप्शन में यहाँ पर पोषण नाल की एक्स किरण है तो सही आंसर है पोषण नाल की एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन काम में आता है? इसमें कुछ ऑप्शन है, फाइब्रिनोजेन, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोरोसम, तीसरा स्टेफिलोकोकस, चौथा है नोनोक्लारोसस लोन। तो देखिए प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें कुछ जो ऑप्शन में बैक्टीरिया के भी नाम दे दिए हैं। तो देखिए इसमें फाइब्रिनोजेन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन काम में आता है? इसका सही आंसर है फाइब्रिनोजेन। असल में जो फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, वो रेसे जाकर प्रोटीन के रेसे वहाँ बन जाते हैं, जम जाते हैं, उसमें क्लोटिंग हो जाती है और वहाँ पर रक्त का बहना रुक जाता है, थक्का जम जाता है। जो थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो देखिए सही आंसर है 5 से 6 लीटर। और क्वेश्चन नंबर 9 है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? यानी कि जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, जो प्लेटलेट्स, तो इसमें जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो कितने परसेंट होती हैं? 90% होती हैं। इसमें आंसर है, ऑप्शन में देखें तो 60%, 80%, 90%, 40%। तो इसका सही आंसर है 90%। अब अगला क्वेश्चन है, किस निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसमें जो देखिए ऑप्शन दिए हुए, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जानते हैं साधारण, ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है नौसादर होता है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। तो सही आंसर इसका है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड से ये रक्त का बहना रुक जाता है। अब एक है क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन किससे करता है? देखिए मेंढक जो होता है वो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है, ज़मीन के अंदर भी रह सकता है। जब वो पानी के अंदर होता है तो वो अपने उसमें जो श्वसन होता है वो होता है ब्रायोगिल्स के द्वारा, और जब ज़मीन पर होता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। लेकिन जब ज़मीन के अंदर होता है तो नम त्वचा द्वारा अपनी सांस लेता है। नम त्वचा जो होती है उसमें ऑक्सीजन वो सराउंडिंग में, उससे वो लेता है सांस हाइबरनेशन के दौरान। हाइबरनेशन जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो अपने को मौसम के अनुकूल टेम्परेचर में नहीं रह सकते, वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। सांप, अधिकतर सांप जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? यानी कि सांस लेते समय क्या मात्रा है और सांस छोड़ते समय क्या मात्रा है? तो मनुष्य में निश्वासित वायु यानी कि जब मनुष्य एक्सपायरेशन करता है, एक्सपायरेशन एक होता है इंस्पायरेशन, इन माने अंदर, एक्स माने बाहर। तो एक्सपायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन 4%, 17%, 10%, 20%। सही आंसर है 17%। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, छड़ के आकार के जीवाणु को क्या बोलते थे? कि जीवाणु के एक आकार होता है, तो इसमें कुछ ऑप्शन है, बेसिलस, स्पाइरेलियम, कॉकस और वाइब्रियम। तो देखिए बेसिलस जो होते हैं ये छड़ की तरह होते हैं, तो इसका आंसर है छड़ टाइप के, जो छड़ के आकार के होते हैं उनको हम बेसिलस बोलते हैं।
एक ऑप्शन है स्पाइरेलियम। तो स्पाइरेलियम जो होता है वो जैसे आपने स्प्रिंग देख ली, स्प्रिंग की तरह ही कुछ इस तरह के होते हैं। एक कॉकस होता है कॉमा की तरह घुमावदार, वो कॉकस आकार के होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जीवाणु विज्ञान में MRSA शब्द का क्या अर्थ है? जीवाणु विज्ञान में MRSA शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें कुछ ऑप्शन है, मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और दूसरा ऑप्शन है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तीसरा ऑप्शन है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एंजियोनोसिस, चौथा ऑप्शन है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इसमें जो आंसर है, सही आंसर इसका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोनोसिस, ये इसका सही आंसर है। नंबर 15 आपका बहुत अच्छा है। बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि के लिए निम्नलिखित में किसकी सहायता की आवश्यकता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन है पानी, भोजन, गर्म तापमान, अन्य विकल्पों में सभी। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आपको कहता है कि बैक्टीरिया के विकसित और संख्या वृद्धि, उनके मल्टीप्लाई करने में और डेवलपमेंट में टेम्परेचर की बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खाने में सोचिए कि आप चीनी के घोल में बैक्टीरिया रख दें, अगर टॉप टेम्परेचर सही मिलेगा तो ग्रोथ करेंगे, लेकिन अगर उनको फ्रीज में रख देंगे, वो भोजन में पड़े हुए हैं, पानी में पड़े हुए हैं, लेकिन टेम्परेचर अनुकूल नहीं है, तो वो वहाँ पर वृद्धि और संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसलिए रेफ्रिजरेटर में खाने को रख देते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है, इसका आंसर ऑप्शन है रेक्टस, फीमरस, सीलियम, स्टर्नोमोस्टस और बाइसेप्स। तो आंसर है सोलियम। क्वेश्चन नंबर 17 है। कोहनी की संधि को मोड़ना यानी कि फ्लेक्शन और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन मतलब फ्लाई और एक्सटेंशन में दूर जा रहा है, तो इसको रखना। इसमें कौन सा मांसपेशी सहायक है? तो आंसर है पेक्टोरलिस मेजर डेल्टॉइड, आंसर बी है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, आंसर नंबर सी है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप, ये जो हमारी बाजू में बाइसेप्स ट्राइसेप्स होती है, मोड़ने में एक्सटेंसर, और ये सबसे ज़्यादा सहायक मांसपेशियाँ होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? देखिए ग्लाइकोजन या ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में होता है तो खिलाड़ी थकेगा नहीं। तो आंसर मैं बता देता हूँ, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, बायोटिन। तो सही आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होती है करेंसी होती है ऊर्जा की, वो जाएगा तुरंत खर्च हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ग्लाइकोजन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 33, 35, 17, 19। तो 33 होती हैं, 33, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मेरे बच्चे को पता है, 5 साल का बच्चा है, कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। सभी को पता है 206 होती हैं, इसमें कोई ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है जानकारी के लिए। टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मानव त्वचा जो होती है वो क्या है? एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव कोशिका जो है वो एक अंग है, ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा। और मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है कितना है? ऑप्शन है इसमें 1350, 1230, 1100, 1500, कितने ग्राम का होता है? तो इसका देखिए मानव मस्तिष्क जो ऑप्शन दे रखा है 1350। फीमेल ब्रेन जो होता है, फीमेल ब्रेन वो 1350 का होता है, जो आदमी का दिमाग होता है वो 1450 ग्राम का होता है। तो इसमें ऑप्शन चूँकि 1350 है तो 1350 ही दिया जाएगा। अच्छा, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान में
तो देखिए इसमें ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पुरिया। तो सही आंसर है कॉर्निया। जो कॉर्निया, जो आप सामने वाला ब्लैक वाला पार्ट देखें, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से हमारी जो रेज होती हैं वो अंदर जाती हैं और रेटिना पर जाकर वो उल्टी इमेज वहाँ बनती है, फिर वहाँ से नर्व्स जाती हैं, वो दिमाग में हमारे इमेज को बनाती हैं सीधी। तो इसमें आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया का नेत्रदान, जो आई डोनेट होती है उसमें नेत्रदान में कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित हैं? कहाँ होते हैं, यानी कि प्यास के और सटाइटी और थ्रस्ट के सेंटर कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर है, देखिए, अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में, ऑप्टिकल लोब में। तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें कई सेंटर होते हैं। टेम्परेचर का भी सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है, प्यास का होता है, सटाइटी सेंटर होता है, तो इसमें हाइपोथैलेमस में होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, थाइमस से, पीत पिंड से। तो देखिए इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से। अब अगला क्वेश्चन है 27वां, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? अधिकतम ऊर्जा संचय की बात करें, प्रोटीन, ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन और डी है वसा। तो सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है फैट से मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है CSSM, NRHM, MCHICDS। तो देखिए जननी सुरक्षा योजना आपकी NRHM के तहत शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य खालिस्तान को कम करना है। प्राथमिक रोकथाम जो होता है, किसी ऑप्शन है इसमें किसी बीमारी के मामलों की संख्या, किसी बीमारी की शिकायत, किसी बीमारी की व्यापकता, किसी बीमारी की घटना यानी कि प्रसार। तो प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य जो होता है उसकी प्रसार को रोकना होता है। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, खसरे से पीड़ित बच्चे का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है? तो इसमें द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक, मध्यवर्ती। तो प्राथमिक स्तर, इसका प्राथमिक स्तर पर रोकथाम जरूरी है। 31 नंबर, नई स्टॉप टीबी रणनीति है। क्या रणनीति है? व्यापक BCG टीकाकरण, टीबी वाहक की पहचान, डॉट्स या टीबी से होने वाले मौतों की संख्या ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण। तो इसका आंसर है डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, डॉट्स का क्या फुल फॉर्म है। और क्वेश्चन नंबर 32 है WHO ORS पैकेट में से इनमें से किस तत्व को छोड़कर सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं? ऑप्शन हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन है डी। और एक क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। ऑप्शन है उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से, उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से, उस क्षेत्र में दर्ज मात्र मृत्यु दर से, उस क्षेत्र में व्याप्त अशोधित मृत्यु दर से। तो इसका सही आंसर है उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से। और क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण की में सबसे अधिक योगदान कर रही है? ऑप्शन है विश्व बैंक, यूनिसेफ, WHO, UNDP। तो इसका ऑप्शन है यूनिसेफ। और ये मैंने एक और टॉपिक बना चुका है, जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या क्या संस्थाएं हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आते हैं, माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य खालिस्तान को कम करना है। किसको कम करना है? माध्यमिक मामले, व्यापकता, प्रसार, संकलन। तो व्यापकता, इसमें माध्यमिक रोकथाम का जो उद्देश्य है वो व्यापकता कम करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, थोड़ा सा टिपिकल समझने योग्य है। स्मार्ट, जो स्मार्ट शब्द होता है SMART, स्मार्ट संक्षिप्त रूप के अनुसार परियोजना प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन,
कर्मचारी प्रदर्शन, प्रबंधन, व्यक्तिगत विकास आदि में उदाहरण के लिए कौन से उद्देश्य को परिभाषित किया गया स्मार्ट शब्द में। तो देखिए हम इसमें जो है ऑप्शन हम बता देते हैं। संवेदनशील, मिलान करता हुआ, सस्ता, मजबूत, परीक्षणीय। ऑप्शन बी है मोटा, मापनीय, लागू, विश्वसनीय, सामयिक। ऑप्शन सी है सरल, परिवर्तनीय, लागू, यथार्थवादी, तकनीकी। और ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट, मापनीय, प्राय, यथार्थवादी और सामयिक। तो देखिए इसका जो स्मार्ट है हम बताते हैं, तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि विशिष्ट, मापनीय, प्राय, यथार्थवादी और सामयिक। तो स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। एम फॉर मेजरेबल, मापनीय। ए फॉर अचीवेबल यानी कि ट्राई, उसको प्राप्त करना, उद्देश्य को। आर फॉर रियलिस्टिक, यथार्थवादी। टी फॉर टाइमली, समय पर होने वाला। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, 14 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 28 दिन। यानी कि घर में किसी की मृत्यु हो जा रही है तो हमें शहर में, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत या नगर पालिका या महानगर पालिका में कितने दिनों में हमें वहाँ प्रपत्र भरकर दे देना चाहिए, कितने दिनों के अंदर। इसका देखिए सही आंसर है 21 दिन। 21 दिन के अंदर आपको देना ही होगा। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, तो 21 दिन के भीतर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती और समय पर ये काम हो जाता है, मृत्यु पंजीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में से कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूलों में विद्यार्थियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से लागू किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन की बात करते हैं, विशेष पोषण कार्यक्रम, ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम, विटामिन। तो इसका सही आंसर है मिड डे मील, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है। ICDS आंगनवाड़ी में चलता है, तो इसमें स्कूलों प्रवेश को बढ़ाने, स्कूलों में विद्यार्थियों की बनाए रखने अध्ययन के दौरान और स्वास्थ्य सुधारने के लिए। इसका आंसर है मिड डे मील प्रोग्राम। और क्वेश्चन नंबर 39 है, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा। सभी जानते हैं भाई। इसमें ऑप्शन में कोपर्टी, ओरल पिल्स, कंडोम का उपयोग, ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी। तो आंसर है डी, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। और क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांगपत्र से या उससे होने वाले रक्तस्राव को क्या कहा जाता है। एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, उपरोक्त सभी। तो देखिए डिलीवरी से पहले सब ANCs में आ जाता है, एंटीनेटल जो केयर होती है। तो इसमें एंटीपार्टम हेमरेज, क्योंकि हेमरेज है तो जन्म से पहले एंटीपार्टम हेमरेज में इसमें आंसर है एंटीपार्टम हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो कहता है कि प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय। है डी, इसका सही आंसर है योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। पहले चरण की बात हो रही है तो योनि रक्तस्राव तो भी है ही नहीं इसमें। योनि रक्तस्राव का तेज बहाव को छोड़कर सभी उसमें शामिल हैं। गर्भाशय की ग्रीवा को काटना, हर 3 से 5 मिनट का संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, पीठ में दर्द, श्रोणी दवा महसूस करना, जांघों, फूलों, पेट में असुविधा होना। इसमें योनि स्राव नहीं आता, योनि रक्तस्राव। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो देखिए ये है क्राउनिंग, निम्न में से क्या होता है। प्रसव पीड़ा का जो प्रथम चरण है, जो लेबर होता है, लेबर को 3 स्टेज में बांटा गया है। तो प्रसव पीड़ा का प्रथम चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। तो इसमें आंसर है इसका दूसरा चरण। क्राउनिंग में क्या होता है, जो बच्चे का जो सिर होता है वो आता है बाहर, अब क्राउन की तरह होता है तो वो भाग दिखता है। तो इसमें क्राउनिंग जो होता है वो दूसरे चरण में होता है। और निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो देखिए विटामिन ए का इससे निर्माण नहीं होता। विटामिन ए बाहर से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, विटामिन बाहर से लेना पड़ता है। तो विटामिन के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इसका। और
क्वेश्चन नंबर 44 है, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए, कब देखना चाहिए? उसमें मिल रहा है उसे मिल रही हो इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, फोटोथेरेपी। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन सब कर रहे हैं वो हम आपको बताने चाहेंगे। ये यूपीएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती परीक्षा आपकी चाकसू ये कंपनी का है, तो हम इसी के संदर्भ से ही हम ये आपका तैयारी करा रहे हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य है कि आप बुक्स तो सब जगह लेके नहीं जा सकते, आप कहीं भी हों ये ऑनलाइन वीडियो देखें और आप इसको अध्ययन करते रहें। साथ ही साथ हम इसको आपको जो क्वेश्चन है उसका हाथ उसका आंसर बता रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में हम बता भी रहे हैं कि भाई ये क्यों है। तो इसलिए हमने उस उद्देश्य से आपको बनाया है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम एक क्वेश्चन पर थे, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फोटोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। देखिए फोटोथेरेपी क्या होती है? जब बच्चे में पीलिया जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि एक जॉइंटिस हो जाता है, न्यूनेटल जॉइंटिस, तो उसमें बच्चे में ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो पित्त उसकी स्किन पे जमा होने लगता है, तो ये ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 45 है, वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिला जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें चूँकि हिंदी में है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई करें, लेकिन हम आपको इसका आंसर बताएंगे। जो ऑप्शन है, अप्रत्यक्ष चक्र का निर्माण, प्लेसेंटल पृथक्करण का संकेत, विलोपन और विश्रामग्राही, तो इसका आंसर विलोपन है। और कुछ क्वेश्चन इसके आपके जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जैसे मति भ्रम, क्वेश्चन नंबर 46 है, मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदासी या अवसाद मनोदशा के अनुरूप होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सिमेटिक मति भ्रम, मनोदशा अनुरूप मति भ्रम, मनोदशा असंगत मति भ्रम, हैप्टिक मति भ्रम या उन्मत्तता। तो इसमें सही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है मनोदशा अनुरूप मति भ्रम। साइजोफ्रेनिया शब्द किसने लिया था? क्वेश्चन नंबर 47 है, साइजोफ्रेनिया शब्द। देखिए इसका ऑप्शन है ब्लेयूलर, सेंडर्स, मियरग्रास, क्रेपलिन। तो इसका आंसर है ब्लेयूलर ने ये साइजोफ्रेनिया नामक जो है बीमारी शब्द दिया था। और एक 48 है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ, ऑप्शन है पुतली, प्यूपिल, दृष्टिपटल रेटिना, रक्तपटल कोरोइड और कॉर्निया। तो पिछला जो पृष्ठ कहलाता है वो रेटिना कहलाता है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना, ऑप्शन है ऊर्जा प्राप्त करना, क्षुधा शांत करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण। तो आहार यानी कि भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका ऊर्जा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, साइजोफ्रेनिया में किस प्रकार के मति भ्रम सामान्य है? स्पर्शीय, श्रवण, दृश्य या सूंघने वाला, किस प्रकार का मति भ्रम होता है? तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है, देखिए, यानी कि श्रवण। साइजोफ्रेनिया में उसको आवाज़ें आती है, आदमी को, जो बीमार व्यक्ति होता है, साइजोफ्रेनिक होता है, उसको ऐसा लगता है कोई से आवाज़ अजीब आवाज़ें आएंगी, तो इसमें श्रवण मति भ्रम होता है। और चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं दिखाई देता? जो चिंता होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, उनमें कौन सा लक्षण नहीं मिलता है? तो इसमें ऑप्शन में मति भ्रम, परेशानी भरा व्यवहार, चिंता, व्याकुलता। तो देखिए चिंता जो होता है एंजाइटी में मति भ्रम नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 52 है, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि होना, ऑप्शन है प्रलाप, पागलपन, लॉक, पार्किंसन। तो 58 आंसर है इसका प्रलाप, 52 क्वेश्चन का। और 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वृक्क अवस्था के साथ है? ऑप्शन है वेंटिलेटर, एक है अपोहन यानी डायलिसिस, तीसरा गति प्रेरक पेसमेकर और वेरोपेसिंग। तो देखिए वेंटिलेटर तो जब किसी के लंग्स काम नहीं कर रहे हो तो वेंटिलेटर पे डाला जाता है उसे। डायलिसिस गुर्दे जब खराब होते हैं, यानी कि डायलिसिस रीनल फेलियर की कंडीशन में डायलिसिस होती है।
तो इसका ऑप्शन है ब्रक अवस्था, यानी कि हमारे जब गुर्दे खराब होते हैं तो डायलिसिस पर जाता है मरीज़। पेस में कर क्या होता है, अगर हार्ट में कोई बीमारी है, हार्ट में गति गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पेस मेकर लगाया जाता है दिल में, गति प्रेरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो ऑप्शन है नेफ्रॉन्स। जो आपकी किडनीज होती हैं, सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आपकी वायु जनित है, यानी कि एयरबॉर्न डिजीज की बात करें तो ऑप्शन है इसमें हेपेटाइटिस ए, बी खसरा, हैजा, टाइफाइड। देखिए हेपेटाइटिस ए, हैजा, टाइफाइड ये आपकी वाटर बॉर्न डिजीज है। खसरा आपकी एयरबॉर्न डिजीज है, यानी वायु जनित जो बीमारी है वो खसरा है, मीजल्स। और क्वेश्चन नंबर 56, मलमूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। मलमूत्र जो होते हैं ये हमारे पानी को, भोजन को और मृदा को खराब करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में इसका दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित मिट्टी, दूषित हवा। तो मलमूत्र इसमें जो किसको छोड़कर मलमूत्र बीमारी फैलाएंगे? दूषित हवा। हवा से इसका कोई संबंध नहीं है। एयरबॉर्न डिजीज अलग हो गई, ये चूंकि वाटरबॉर्न डिजीज में आ जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ और आपका दूषित जल, मिट्टी, इनको छोड़कर जो सही ऑप्शन है वो है कि दूषित हवा। अच्छा 57 है, पानी में निम्नलिखित की अधिकता से त्वचा पर पिगमेंटेशन, मिलेनोसिस एवं बहुत ज़्यादा केरेटोसिस हो जाता है। किसकी अधिकता से होता है? ऑप्शन में फ्लोरीन, कैल्शियम, आर्सेनिक, आयोडीन। तो देखिए ये आर्सेनिक की अधिकता से होता है, ध्यान रखिएगा। और एक है वेल रोग, किसके संपर्क में आने से फैल रहा है? वेल रोग यानी कि लेप्टोस्पिरोसिस। तो बंदरों से, ऑप्शन में बंदर, चूहा, गाय, कुत्ते के पिल्ले। तो ऑप्शन है देखिए चूहे से। चूहे के मलमूत्र के संपर्क में आने के हमारा जो भोजन है वो दूषित हो जाता है और उसमें जो लेप्टोस्पिरोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है, वो हमारे लिवर को अफेक्ट करती है। और 59 है, खसरे से ग्रसित रोगी के लिए किस प्रकार का अलगाव यानी कि आइसोलेशन सावधानी का उपयोग किया जाता है? तो आइसोलेशन जो एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि खसरा आपका एक एयरबॉर्न डिजीज है, तो इसमें किसका हमें किस प्रकार का आइसोलेशन करना है? संपर्क में सावधानी, एयरबॉर्न सावधानी, सुरक्षात्मक वातावरण। तो ऑप्शन है सी, एयरबॉर्न सावधानी। और क्वेश्चन नंबर 60 है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे आम कारण क्या है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का कारण पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में डायरिया, खसरा, दुर्घटना, प्रीमेच्योरिटी। तो इसका आंसर है प्रीमेच्योरिटी, डी, प्रीमेच्योरिटी। और एक 61, तीव्र रोध गलन में दर्द की दवा का विकल्प क्या है? ऑप्शन है पेथिडिन, हाइड्रोक्लोराइड, डाइक्लोफेनेक सोडियम, कोडेन सल्फेट, मार्फिन सल्फेट। तो इसमें ऑप्शन है डी, मार्फिन सल्फेट। और 62, क्वेश्चन नंबर 62, गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? देखिए ऐसी दवाएं जो बच्चे में कंजेनिटल एनोमली कर दें, ऐसी दवाएं का रिस्क रहता है, तो ऐसी दवा नहीं दी जाती है। इसमें ऑप्शन में है ACE इनहिबिटर्स, पेनिसिलिन, मिथाइल डोपा और लाबिटालोल। तो इसमें सही आंसर है ACE इनहिबिटर्स। और 63 है, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? ऑप्शन में हाइपोथैलेमस का पैरावेंट्रिकुलर नाभिक, बी है हाइपोथैलेमस का पैराअक्षीय नाभिक, सी है हाइपोफिजियल पोर्टल प्लेक्सस, हाइपोथैलेमस एपिफिजियल प्लेक्सस। तो इसका आंसर है ए, हाइपोथैलेमस पैरावेंट्रिकुलर नाभिक, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 64, युवाओं में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? देखिए ऑप्शन है अस्थि सुरक्षिता, अस्वच्छ पल मृदुता, सी है सूखा रोग, अस्थि मृदुता। तो युवाओं में बात हो रही है और युवाओं में इसका जो
ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी यानी कि अस्थि मृदुता होती है। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, हड्डियाँ थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम जो मिनरलाइजेशन है, कैल्शियम वहाँ इकट्ठा नहीं होगा और अस्थियाँ भंगुर हो जाएंगी, वहाँ पर ओस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम आते हैं। निम्न खाद्य पदार्थ वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है फल एवं सब्जियां, बी है गेहूं एवं मोटे अनाज, सी है घी व तेल, डी है अंडे व मांस। देखिए मुख्य जो खाद्य वर्ग है गेहूं और मोटे अनाज। अब 66 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक हार्मोन जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्पस ल्यूटियम के कार्य को बनाए रखते हुए गर्भावस्था को बनाए रखता है। ऑप्शन है कूप उत्तेजक हार्मोन, बी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और डी है मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो देखिए सही आंसर है इसका HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये प्लेसेंटा जब बनता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है और कार्पस ल्यूटियम जो वर्क उसका होता है उसको बनाए रखता है और गर्भावस्था को शुरू के 3 महीने बनाए रखता है। ये HCG का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा पदार्थ शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए अति आवश्यक है? देखिए इसमें ऑप्शन में शर्करा, वसा, लवण और प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होती हैं वो हमारी वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। अब 68, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? प्रोटीन का शरीर में संचरण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन में एंजाइम, वसीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और अमीनो एसिड। जो प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड जो होती है इकाई होती है, यूनिट होती है, तो इसका आंसर है अमीनो एसिड। 69 क्वेश्चन है, कोलेरा होता है, कोलेरा बीमारी जो होती है किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, टॉक्सिन द्वारा। तो देखिए बैक्टीरिया जनित बीमारी है कोलेरा। जल जनित रोग क्या है? इनमें से ऑप्शन बीमारियों के कुछ नाम है, इनमें जल जनित बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन में है डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो देखिए डिप्थीरिया तो नहीं होता जल जनित, टिटनस भी नहीं होता, टिटनस से चोट लगने से होता है, मलेरिया ये आपके मच्छर के काटने से होता है, हेपेटाइटिस जो होती है ये जल जनित होती है। अगला सवाल है, देखिए इसमें एफ्लॉक्टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है विषाणु द्वारा, प्रोटोजुआ द्वारा, फंगस द्वारा, जीवाणु द्वारा। इसका आंसर है फंगस द्वारा। और 72 है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है एलर्जी से? दमा, एनीमिया, हीमोफीलिया, पोलियो। तो पोलियो तो नहीं होता भाई, एनीमिया भी नहीं होता एलर्जी के साथ, दमा है। ESR काउंट बढ़ जाती है एलर्जी में। और 73 है, विडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए होता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीत ज्वर। और विडॉल सब जानते हैं यार, टाइफाइड में विडॉल जांच होती है। और 74 है, अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता? कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस का जो मरीज है कौन से रंग का भेद नहीं कर पाता? ऑप्शन में पीला हरा, काला नीला, लाल हरा, नीला हरा। तो लाल और हरा, ध्यान रखिएगा, लाल और हरा। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो होते हैं वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन है 75, बड़ा अच्छा है। 75, खालिस्तान है का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। यानी कि इनमें से किसी चीज़ का जो डिके है वो अल्जाइमर बीमारी होती है। किसमें? वृक्क कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, यंत्र कोशिका। अल्जाइमर बीमारी जो होती है, हमारी जब दिमाग की नसें जो होती हैं, दिमाग यानी ब्रेन कोशिका जब डाउन होने लगती है, डिके होने लगती हैं, तो अल्जाइमर बीमारी हो जाती है।
और एक 76 क्वेश्चन है, नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषण की में क्वेश्चन नंबर 76 है, नवजात शिशुओं में से जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को क्या कहा जाता है? यानी कि उत्पत्ति की विफलता ऑप्शन में है ऑर्किडोक्सी, फिमोसिस, हाइड्रोसिल, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। तो इसमें ऑप्शन है क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो मतलब हिडन, वो क्या होते हैं? अनडिसेंट टेस्टिकल कह देते हैं, यानी कि जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनके टेस्टिस उनके अंडकोश में आ नहीं पाते। तो ऑप्शन है सी क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। 76 क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म होता है, सामान्य जन्म जो है वजन कितना होता है जन्म के समय? 1.5 से 2.5 किलो, 2.5 से 3.5 किलो, 1.5 से 3 किलो, 4.5 से 5 किलो। सही आंसर है 2.5 किलो से 3.5 किलो। इससे कम है तो वो बच्चा लो बर्थ वेट में आ जाएगा। 78 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है, इनमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। यानी कि जब बच्चा जन्म हो रहा है तो उसके नाक से, गले से जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है वो सक्शन विधि से किया जाता है। उसको किस तरह से किया जाएगा? ऑप्शन है पहले नाक, उसके बाद मुंह, फिर है पहले नाक, फिर उसके बाद पहले नाक और उसके बाद मुंह। ऑप्शन बी है पहले मुंह उसके बाद नाक। फिर ऑप्शन सी है मुंह के अंदर गहरा गले तक। सी है बच्चे को उल्टा पकड़े और साफ करें। तो देखिए सक्शन विधि द्वारा क्या, जब बच्चा जन्म लेता है तो म्यूकस प्रोडक्शन होता है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सक्शन से द्वारा, मशीन द्वारा उसके म्यूकस को निकाला जाता है। तो इसमें पहले मुंह को करेंगे फिर नाक को करते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी एनएम बच्चों के लिए, आप लोग कर भी रहे हैं। 79 जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा है? सभी को पता है। ऑप्शन तो देखिए बहुत है, BCG, हेपेटाइटिस बी, DPT, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, BCG, DPT, MMR, DPT, MMR, हेपेटाइटिस बी। तो सही ऑप्शन है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। और क्वेश्चन नंबर 80 पे हम आ गए हैं। केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन 6 से 8 बार मूत्र करता है, फीड के बाद 2 घंटे सोता है, वजन पर्याप्त रूप से बढ़ता है। ऑप्शन डी है 3 दिनों में जन्म के बाद, जन्म के समय 3 दिनों में जन्म के समय वजन को पार करता है। तो इसमें देखिए सही स्तनपान हो रहा है तो इसमें पता कैसे चलेगा? ज़्यादा चूँकि मिल्क पी रहा है, लिक्विड डाइट ले रहा है तो 6 से 7 बार मूत्र करेगा, नींद भी लेगा और वजन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सही ऑप्शन है सिवाय 3 दिन में जन्म के समय वजन को पार करता है। तो इसका सही आंसर है डी। तो 81 पर आ जाइए। नवजात शिशु के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? नवजात शिशु के शरीर का तापमान जो होता है वो 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस। मैंने आंसर ही बता दिया, ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। और 82 है, नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। क्या शामिल है? स्टंटिंग, वेस्टिंग, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन है डी सभी। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका ग्रोथ सही नहीं होगी, तो स्टंटिंग, वेस्टिंग और प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम ये सभी मिलेंगे उसमें। 83 है, जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है, एक मादा युग्म में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? इसमें 46 होते हैं। तो जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो जिसमें ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और थायराइड ग्लैंड्स कहाँ होती है? भैया गले में होती है, सबको पता है, बहुत अच्छा आंसर है।
मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के आइसोलेट्स कहाँ होते हैं? देखिए हमारा जो पेंक्रियाज होता है ये उसी में अल्फा बीटा गामा 3 तरह की सेल्स होती हैं। तो अग्नाशय यानी कि अग्नाशय जिसको हम पेंक्रियाज बोलते हैं उसमें होते हैं। ऑप्शन में छोटी आंत, अग्नाशय, पेट और दिल। यार सबको पता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है। इनका काम क्या है? लैंगरहैंस कोशिकाओं का ये हमारी इंसुलिन का निर्माण करती है। और बहुत से क्वेश्चन है, एक 89 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित एक मरीज वारफेरिन ले रहा है। वारफेरिन ले रहे मरीज के लिए क्या निषेध है? क्या नहीं लेना उसको? देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला मरीज है यानी कि उसके एम्बोलिज्म बन रहे हैं और वो वारफेरिन ले रहा है, तो इसके लिए कौन सी दवा कंट्राइंडिकेटेड है? तो ऑप्शन में फेरस सल्फेट है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एटिनोलॉल, क्लोरप्रिमेजिन। तो ऑप्शन बी है इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं लेना चाहिए, एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। और डाईसल्फिरस का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? बहुत अच्छी दवा है डाईसल्फिरस। मलेरिया में नहीं, एड्स में नहीं, एल्कोहलिज्म हाँ इसमें होता है। डाईसल्फिरम एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? शराब की लत में।